अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। आप सब हमारे देखने वालों को, तमाम पाकिस्तानियों को आज 14 अगस्त जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक। ना सिर्फ मेरी तरफ से, हमारी स्ट्रेट टॉक की टीम और हमारे जो हमारे साथ पैनल मौजूद होता है, जिनके तज्ज़िये और तबसरे आप सुनते हैं, हम सब की तरफ से जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक। बढ़ते हैं, आज एक और भी अहम बात और ख़बर रही। हमारे एक वज़ीर आज़म रुखसत हुए हैं और निगरान वज़ीर आज़म ने आज हल्फ उठाया है। गुज़िश्ता करीबन एक माह से बड़े बड़े सियासी पंडित निगरान वज़ीर आज़म के लिए कई माहिरीन मईशत, टेक्नोक्रेट, सिफारतकारों और रिटायर्ड जजेस का नाम लेते रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मीडिया और सहाफ़ती हलकों में जो नाम लिए जाते रहे, उनमें इसहाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, फवाद हसन फवाद, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी, जलील अब्बास जिलानी, कामरान टसौरी, मोहसिन नकवी, मखदूम अहमद महमूद, अब्दुल हफीज़ शेख, सादिक संजरानी और जाम कमाल के नाम शामिल थे। मगर एक डार्क हॉर्स के तौर पर अनवारुल हक काकड़ सामने आ गए और हर उम्मीदवार को पीछे छोड़ते हुए वो वज़ारत उज़्मा की गद्दी पर बैठ चुके हैं। अनवारुल हक काकड़ 90 के बाद से अब तक मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म हैं। अनवारुल हक काकड़ से पहले भी 4 सियासतदान निगरान वज़ीर आज़म बने। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, मीर बल्ख शेर मज़ारी, महराज खालिद और मियां मोहम्मद सुमरो इसकी मिसालें हैं। पाकिस्तान के निगरान सेटअप की तश्कील में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हमेशा से ही अहम रहा है और इस मर्तबा भी अनवारुल हक की बतौर निगरान वज़ीर आज़म तयनाती को काफ़ी मायने ख़ेज़ करार दिया जा रहा है। एक तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के पास ऐसे इख्तियारात हैं जो इससे पहले कभी किसी निगरान वज़ीर आज़म के पास नहीं रहे। दूसरा, अनवारुल हक निगरान वज़ीर आज़म तो बन गए, मगर अभी तक ये हतमी नहीं कि इंतखाबात का इनेकाद कब होगा। अनवारुल हक काकड़ के ताल्लुकात अहम सियासी रहनुमाओं से अच्छे माने जाते हैं और करीबन ही तमाम सियासी जमातों से उनके लिए तारीफी कलमात भी कल से अब तक अदा हुए हैं। मगर अनवारुल हक काकड़ के सियासी प्रोफाइल को देखकर ये अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के भी काफ़ी करीब हैं। इस्टेब्लिशमेंट जब 2018 के इंतखाबात से पहले हाइब्रिड सिस्टम के खदोखाल तय कर रही थी, तो इस मकसद के लिए बलोचिस्तान में जिस पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से बनाया गया, वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप थी। बाप के क़याम में अनवारुल हक काकड़ ने बहुत अहम किरदार अदा किया। उस वक्त बाप पर नून लीग और कई दूसरी जमहूरी सियासी जमातों ने इस बिना पर भरपूर तनकीद भी की थी। अब इसी बाप के एक बानी रुकन की बतौर निगरान वज़ीर आज़म तकर्रुरी में समझने वालों के लिए बहुत से इशारे मौजूद हैं। देखना यह होगा कि अनवारुल हक काकड़ अपने इस असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए अपनी मयाद के दौरान पाकिस्तान के लिए किस तरह के वज़ीर आज़म साबित होंगे। उनका नाम कौन से वज़ीर आज़म की फहरिस्त में शामिल होगा जो अपने फैसले अपनी सोच से करते हैं या फिर फैसलों के लिए कहीं और से ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार करते हैं। इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में मेरे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहिब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। आज का सवाल आप सबके लिए। अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ और राजा रियाज मुत्तफ़िक़, क्या मुस्तक़बिल में बड़ी सियासी जमातों को पछताना तो नहीं पड़ेगा? हसन निसार साहब, कल से अब तक बहुत से तबसरे माजी को लेकर मुस्तक़बिल को सोचते हुए किए जा रहे हैं। आपके ख्याल में एक बेहतरीन फैसला किया गया है और तमामी करीबन सियासी जमातें तारीफ़ी कलमात कह रही हैं, हमारा एक माजी भी है और कुछ उम्मीदें भी हैं मुस्तक़बिल से। ये एक बेहतरीन फैसला साबित होगा, इन्हीं सियासी जमातों को पछताना तो नहीं पड़ेगा? देखें, ये बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है। अभी कुछ कहना जब तक सामने नहीं आ जाएगा, हम तो सांप के डसे हुए हैं और एक सुराख से बार बार डसे गए हैं, इसलिए मैं तो अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं करता। दूसरी बात ये, जो शहबाज शरीफ और राजा रियाज मुत्तफ़िक़, भाई क्या पिदियों के शोरबे, आपने इन पिदियों के वो रोस्ट बना लिए हैं हम लोगों ने, तो इनके मुत्तफ़िक़ होने ना होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात वही है जो बैन सतूर आपने बयान कर दी है। अच्छा, रह गया पछताना, तो पछताने के लिए भी एक ख़ास तरह की फ़हम, एक अक्ल चाहिए जो अशरों से इन्हें नसीब नहीं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा हमारा पैनल जानता है। अच्छा, बाकी रह गया कि अगली बात जो आपने करनी है, तो मेरी तो दुआ है कि इन्हें उस वक्त तक पछताना पड़े, उस वक्त तक जब तक अवाम के पछतावों का कफ़ारा अदा नहीं हो जाता। ये इन लल्लुओं पंजुओं के बस की बात नहीं है। 33 साल से एक बात मसलसल, कहीं तो कोई रिलीफ मिलता, कहीं तो कोई
ठंडी हवा, ताज़ा हवा का झोंका आता, नहीं। ये डॉलर चबाने की मशीनें हैं, ये हराम खाने की मशीनें हैं। सो लेट्स सी। बाकी ये काकड़ साहब क्या करते हैं, आई डोंट नो मच अबाउट हिम। खैर के कलमात ही पड़े हैं लोगों की तरफ से इनके बारे में, अल्लाह करे वो ठीक हों। चलिए, लेकिन मैं फिर भी सवाल को थोड़ा मुख्तलिफ जी नहीं जी एक हाँ कहिए। एक मिनट आपने एक और बात की कि अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हैं फलाना, नहीं, याद रखें ये नहीं होता। कलेक्टिव विजडम बहुत सुपीरियर होती है। ये मुल्क जहां खड़ा है, जहां कोई एक आदमी काफी नहीं है, इज्तिमाई दानिश के बगैर इस मुल्क का यहां से निकलना, जिस खड्डे में, खाई में ये गिरा हुआ है, वो मोरलेस इम्पॉसिबल है। जी ठीक है, चलें फिर आगे बढ़ाती हूँ इस बात को यहीं से। शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँ। हसन निसार साहब ने तो कहा है कि अभी कुछ कहना इस मामले में कबल अज़ वक्त होगा, साथ ही उन्होंने पछतावों के ऊपर भी कुछ कमेंट किया है। एक काकड़ फार्मूला माजी का है जिसका जिक्र होता है। अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आज़म आए हैं, क्या पाकिस्तानी सियासतदान काकड़ फार्मूला 2 तो नहीं एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले दिनों में? अच्छा, वो जो काकड़ फार्मूला था ना, उसने पाकिस्तान के लिए एक रास्ता निकाला था आगे को जाने का, आगे को चलने का। तो काकड़ फार्मूले, सारे काकड़ फार्मूले गलत नहीं होते, कुछ अच्छे फार्मूले भी होते हैं। उस वक्त जिस हालात में पाकिस्तान फंसा हुआ था, उनमें से उसी तरीके से निकला जाना था जिसमें वो काकड़ फार्मूला आया था। नंबर 1 वो काकड़ फार्मूला नंबर 1 था। नंबर 2 जो है उसकी मैं बात करता हूँ। लेकिन आपके सवाल के असल में 2 हिस्से हैं। एक तो आप अनवारुल हक काकड़ जो अब हमारे निगरान वज़ीर आज़म है, उनकी सिलेक्शन के बारे में आपने सवाल उठाया, और दूसरा हिस्सा वो है कि वो खदशात जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी पार्टियों के लिए बन सकते हैं, उनके बारे में सवाल है। तो पहली बात देखिए, एक पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म बना है, एक बलोच पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म बना है, एक मिडिल क्लासिया पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म बना है, एक अपनी मेहनत से ऊपर आया हुआ इंसान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना है, निगरान वज़ीर आज़म। एक ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा है और पाकिस्तान का वफादार है, पाकिस्तान के हक में सोचता है और पाकिस्तान के बारे में सोचता है। बलूचिस्तान में तरह तरह के लोग हैं, मुख्तलिफ सोचों के लोग हैं, लेकिन उन लोगों में से भी एक खास रास्ता चुन के चलना ऐसे माहौल में जिसके अंदर के हर वक्त आप खतरात में घिरे होते हैं, मेरे ख्याल में एक क्रेडिबिलिटी और एक बड़ी हिम्मत की बात है कि उस सूबे से उठ के, वरना तो बड़े बड़े सरदार जो हैं बड़ा आसान रास्ता ले लेते हैं। एक भाई कुछ और कर रहा है और एक भाई पाकिस्तान की सियासत में बैठा हुआ है। तो इसलिए ये बलूचिस्तान के अंदर से इस किस्म का नाम निकल आना, कोई मर्री नहीं है, कोई बुगटी नहीं है, कोई और मजारी नहीं है, मखदूम नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है एक ऐसा आदमी है जो एक आम पाकिस्तानी घराने से, एक मिडिल क्लास से भी बल्कि नीचे के तबके से निकल के उठ के आया। खुदा का वास्ता इस तरह के आदमी को थोड़ी देर के लिए रहने दें, ये सिर्फ निगरानी है, ये हमेशा के लिए नहीं आया, फिर ये सब मखदूम मरी हर कोई वापस आ जाएगा। अच्छा, तो एक तो ये बात होगी, तो इसलिए इसको थोड़ा माफ करें। बहुत समझदार आदमी, वेरी स्टेबल, लेवल हेडेड, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं इस शख्स को। इसलिए नहीं कि मेरा फौज से ताल्लुक है और उसका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट के साथ था, नहीं, मैं उसको पहले जानता भी कभी नहीं था। ये जब से मैंने उसको, आपको ये पता है कि आप मीडिया के अंदर ही इज द मोस्ट पॉपुलर मैन, जब आपको जाना पड़ता है बलूचिस्तान के हालात के बारे में, सब भागते उसके पास जाते हैं कि मैं हमारी चैनल पे आओ और हमसे आके गुफ्तगू करो। तो इस किस्म का वो आदमी हम सब जानते हैं। उसको इशू बनाना 14 अगस्त वाले दिन, जबकि आपका एक वजीर आजम एक नया चैप्टर लेके आगे कोई चल रहे हैं, निगरान वजीर आजम, मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। अब आ जाते हैं आपके अगले इस खदशे की तरफ कि ये पहली बात है, 2 पार्टियों को क्यों खदशा होगा भाई? अगर खदशा है तो पाकिस्तान का खदशा है, अगर नुकसान है तो पाकिस्तान का नुकसान है। ये 2 पार्टियों से क्या मतलब है? पार्टियां पाकिस्तान से अलग हैं। अल्लाह करे कि अच्छा हो, इंशाल्लाह अच्छा होगा, और अगर अच्छा होगा तो पाकिस्तान के हक में अच्छा होगा। तो आज का दिन तो पाकिस्तान का दिन है, 2 बड़ी पार्टियों का नहीं है। आ जाते हैं अगले आपके दूसरे हिस्से, बड़ा ब्रीफली बयान कर देता हूं। 90 दिन का तो है ही है पीरियड। अब जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जी हमने नई मरदमशुमारी की है, अब 120 दिन मिल गए, 4 महीने हो गए। 4 महीने के अंदर लेट्स से कि आपकी मरदमशुमारी के बाद आप अपनी डिलिमिटेशन करते हैं, 6 वीक्स का आप कैंपेन पीरियड देते हैं, इलेक्शन कमीशन देता है। ये इसने नहीं देना, वजीर आजम ने नहीं देना, ये इलेक्शन कमीशन ने देना है। और इलेक्शन कमीशन पे सरदार वो अपने सुल्तान, राजा सुल्तान साहब बैठे हैं अभी तक, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पे मौजूद है। उनको सपोर्ट भी हर किस्म की अवेलेबल है और हर तरह का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर अवेलेबल है। और फाइनल एक और बात, 6 हफ्ते तो करेंगे, 10 मार्च को रमजान स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा हिसाब किताब लगाने की जरूरत है कि 6 महीने के लिए आए हैं,
इलेक्शन 10 फरवरी और 10 मार्च के बीच में मेरी नजर के अंदर हो जाना चाहिए। ना हुआ, वो एक और सिलसिला शुरू होगा उस वक्त, और उसके हालात के मुताबिक कि क्या वजह नहीं होता। अल्लाह करे ऐसा कभी ना हो और हम जल्दी से जल्दी नॉर्मल हालात की तरफ आ जाएं। ठीक है। तो ये हैं वो चीजें। दूसरी बात, फाइनल एक और बात, चाहे जलील अब्बास जिलानी आता, चाहे शायद खान अब्बासी आता, चाहे हफीज शेख आता, चाहे जितनी लंबी लिस्ट आपने बोली है सब आ जाता। ये अपनी स्ट्रेंथ कहां से, ताकत कहां से हासिल करते? एक ही सोच से, वहीं से। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर काकड़ आ गया है तो कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर लीजिए। ठीक है जी। नहीं सर, हमारे वजीर आजम इस वक्त निगरान वजीर आजम पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब हैं। एक मुश्किल काम और मुश्किल जिम्मेदारी ली है जब मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम जैसे मामलात को संभालने की कोशिश है। लेकिन इलेक्शन एक मेन मामला है जिसकी तमाम जिम्मेदारी बेशक इलेक्शन कमीशन के पास है, मगर निगरान वजीर आजम का एक अपना किरदार होगा और रहेगा। अबसार साहब, क्या अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान को शफाफ इंतखाबात दे पाएंगे? वो सियासी जमातें जो मुत्तफिक हुई इस नाम पर, उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा मुस्तकबिल में? सियासी जमातों को पछतावा क्यों होगा? मुझे इस सवाल की समझ नहीं आई आपकी कि ये सवाल इस तरह फ्रेम क्यों किया गया है। तमाम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस ने उन पे एग्री किया है। पीटीआई एक ऑपोजिशन ऐसी है जो बाहर बैठी हुई थी, उन्होंने उसको वेलकम किया। और जनरली जैसे शहजाद साहब ने बड़ी तफसील से बताया है, मीडिया में भी वो एक्सेप्टेबिलिटी यही, जेंटलमैन है, डिसेंट है, पढ़ा लिखा है, मिडिल क्लास है, तो सब तरफ से एक अच्छा इमेज उनका उभर के आ रहा है। तो पछतावा किस बात? आइन के मुताबिक काम हुआ है, या तो ना कि कोई गैर आइनी काम कर दिया हो तो फिर तो पछतावा हो, या ये है कि अगर, या मुझे समझ नहीं आ रही, अगर काकड़ साहब को अगले 5 साल के लिए आए हैं और हम यहाँ बैठ के ये सोच रहे हैं कि अब सियासी जमातों को पछतावा होगा या नहीं होगा, तो इसका मुझे नहीं पता। लेकिन जो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि 3-4 महीने ये जो हल्का बंदियाँ होनी है और 3 महीने की कैंपेन है, तो 6-7 महीनों में इलेक्शन हो जाने हैं। उसमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, साफ़ और शफाफ। उनके पास तमाम इख्तियारात हैं, उन्होंने इसे इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर काकड़ साहब के ज़हन में ये है कि वो आउट ऑफ द वे जाके इलेक्शन कमीशन का बाजू मरोड़ के, इंटरफेरेंस करके कोई सियासत चलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप कह सकते हैं। लेकिन अभी तो वो पहला दिन है मेरा ख्याल है, और उन्हें वेलकम करना चाहिए इस बात पर। दूसरी तरफ जो सियासी जमातों के पछतावे की बात है ना, सियासी जमातों के पास है क्या वैसे, आप मुझे बताएं। अभी 2 दिन पहले पार्लियामेंट जब कौमी असम्बली जब डिज़ोल्व हुई है, उसके 1 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर जो बेंच है, 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदों का बनाया बिल, उन्होंने उठा के वो मारा है। जी, ये तुम्हारी औकात तुम लोगों की, हम 3 के सामने हम बैठे यहाँ सियासी जमातों को रगड़ा लगाते हैं, सियासतदानों को गालियाँ निकालते हैं। किसी ने बात की है उन 3 जजेस पे? वो 3 जजेस किस प्रोसेस के तहत हाई कोर्ट के जजेस बने हैं? कौन सा मुकाबले का इम्तहान पास करके बने हैं? किस क्वालिफिकेशन पे बनते हैं? जान पहचान पे, नेटवर्किंग पे और उस सिफारिश पे आप हाई कोर्ट के जज लग जाते हैं, वहाँ से तरक्की करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, और फिर 3 लोग बैठ के पार्लियामेंट के एक्ट को उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये सियासी जमातों की औकात उन्होंने बताई है 3 दिन पहले। लेकिन हमने सियासतदानों को, सियासी जमातों को मुसलसल क्रिटिसाइज करना है। सियासतदान आ गया है मेरा, वो आपने पंडितों की बात की थी, मैंने भी इंसिस्ट किया था, शहजाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि टेक्नोक्रेट सियासतदान होगा। टेक्नोक्रेट सियासतदान तो नहीं आया, लेकिन सियासतदान आ गया है। तो आई होप कि इस मुल्क की बेहतरी हो। और जैसे अभी हसन निसार साहब कह रहे थे कि ये कलेक्टिव विजडम की जरूरत है इस वक्त। बिल्कुल दुरुस्त। अगर इसमें से पाकिस्तान की बेहतरी निकलती, अवाम की, लोगों की नहीं, अवाम को कुछ बेहतरी मिलती, उनकी आसानी होती है, ये मुल्क आगे बढ़ता है, तो मेरा ख्याल है कि ये विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें कोई और गेम है जो मुझे नजर नहीं आ रही है, किसी और को नजर नहीं आ रही, तो फिर देख लेंगे, अल्लाह मालिक है। ज़ैगम साहब, सभी पुर उम्मीद हैं, होपफुल हैं, कुछ बेहतर हुआ है, कुछ नया हुआ है, बहुत सी खसूसियात की भी बात की गई। एक बात जो नई हुकूमत के आने से पहले निगरान वज़ीर हो रही थी कि मईशत पहला फोकस होगा, ना कि इंतखाबात। हमने देखा भी 2 सूबों के हालात और मामला, आइन तो मौजूद था तब भी। आपके ख्याल में काबीना बनाते हुए निगरान वज़ीर आज़म किन चीज़ों को फोकस रख रहे होंगे, खास तौर पे अगर मईशत का मामला सामने रखें? क्या एक लॉन्ग टर्म आप समझ रहे हैं कोई काबीना नजर आती है आपको? क्योंकि हम यहाँ पंजाब में एक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं, जो कि आइन की गुंजाइश से आगे मामला चला गया है। इस्लामाबाद की तरफ आप क्या देखते हैं? शुक्रिया। पहले मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा अबसार साहब ने जो कुछ कहा। अबसार साहब ने जो पाकिस्तान की आला अदालतों के बारे में कहा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा, पहली बात तो यह कि उससे मैं मुकम्मल मुत्तफ़िक हूँ।
लेकिन क्या इस मामले में भी सियासी जमातों का कोई कसूर नहीं है? मुझे ये बताया जाए कि सियासी जमात ने, जो हुक्मरान जमात है, उसने असूल पसंद जमातों को बस के नीचे फेंक कर इन 3 जजों के चहीते जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाया है या नहीं लाया, और क्यों लाया है? और कल ये जूनियर जज जो करेंगे, क्या उसका कसूर सिर्फ आला अदलिया को होगा या इनको भी होगा? और जो कानून साजी में इन्होंने कोताही की है और जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ अदालत को खेलते रहे हैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, क्या उसका मौजूदा हालात से, मौजूदा जुडिशरी के हालात से ताल्लुक़ है या नहीं है? बिल्कुल है। जमातें कसूरवार हैं और उनसे पूछा जाएगा। जब वो अख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेंगी तो जिसका अख्तियार होता है उससे पूछा जाता है। अगर वो इस्तेमाल नहीं करता तो वो कसूरवार होता है। अब आप इसको देख लीजिए। मैं इत्तफाक करता हूँ शहजाद साहब ने जो कहा, अफसार साहब ने भी उनकी तारीफ़ की, मैं भी तारीफ़ करता हूँ। कम अज़ कम उनका जो बैकग्राउंड है, इस तरह के बैकग्राउंड के लोग सियासी जमातें क्यों नहीं थ्रो अप कर रही? बहुत कम कर रही हैं। बलूचिस्तान में अब्दुल मालिक साहब भी थे, लेकिन 99% लोग तो ऐसे नहीं हैं। दरवाजे बंद किए हुए हैं, बिल्कुल सिर्फ चंद खानदान आगे जा रहे हैं। ज़ैगम साहब कतई कलामी की माजरत, मुझे एक ब्रेक लेनी है। आप यहीं से अपनी गुफ्तगू करिएगा, पॉइंट को होल्ड करें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपके पॉइंट से आगाज करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, जैसे गुफ्तगू हो रही थी, बहुत से तज्जियाकारों के मुताबिक पहली तरजीह मईशत और फिर इंतखाबात है। 90 दिन की निगरान हुकूमत आई है। मईशत को इंतखाबात से अलग नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को इस बेयकीनी से निकालना और मुल्क को और मईशत को एक मुस्तकिल 5 साला हुकूमत के हवाले करना, ये मईशत के लिए अज़ हद ज़रूरी है। इस वक्त मसला काकड़ साहब नहीं है। इस वक्त मसला यही है कि इलेक्शन कितनी देर में होगा, इलेक्शन कितना डिले होगा, और इलेक्शन डिले होने का इस सिलेक्शन से कितना ताल्लुक़ होगा। और अगर ये आगे जाता है तो मैं बिल्कुल समझता हूँ इस बात का काफ़ी इम्कान है कि इन पार्टियों को पछताना पड़े। इस वक्त ये सियासी जमातें एक्टिवली इलेक्शन को डिले करने की कोशिशों में शामिल हैं, और ये पहले से ऐसी कोशिशें कर चुकी हैं। मिसाल के तौर पर निगरान हुकूमत को वो अख्तियारात देना जो आइन का तकाजा नहीं है, जो आइन की मंशा नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में जो नया सेंसस है उसको रखना, जिसकी इस वक्त ज़रूरत नहीं थी, और उसके ज़रिए से डिले करने की कोशिश करना जो फिर आईनी तकाजा नहीं है। ये वो काम है जो ये कुछ कर रहे हैं। ये जो निगरान हुकूमत है उस पर एक बहुत बड़ा बोझ मौजूद है कि आने के कुछ ही देर बाद सितंबर में उन्हें मौजूदा IMF प्रोग्राम का रिव्यू करवाना है। ठीक है। और IMF प्रोग्राम की जो शराइत इस अरसे की है वो पूरी करनी है। उससे 3 महीने बाद एक और रिव्यू होना है जिसमें हमारा जो पुराना प्लान था उसके मुताबिक एक मुंतखब हुकूमत को होना चाहिए था। ठीक। अब लगता यह है कि उसमें भी ये हुकूमत होगी, निगरान हुकूमत होगी, और उसके बाद उससे आगे रिव्यू का भी हमें पता नहीं है। लेकिन ज़्यादा अहम मसला ये है कि ये जब स्टैंड बाई प्रोग्राम ख़त्म होगा तो उससे काफ़ी पहले, बहुत पहले हमने एक्सटेंडेड प्रोग्राम डिस्कस करना है IMF के साथ। दुरुस्त हो गया जो का प्रोग्राम होगा, और वो बहुत मुश्किल होगी कि अगर एक मुंतखब हुकूमत ना हुई तो IMF के साथ उसको डील करना और इस बेयकीनी को ख़त्म करना जो हर निगरान हुकूमत में होता है। और निगरान हुकूमत के जो इक़दामात होंगे वो चैलेंज होंगे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में, पहले चैलेंज हो चुके हैं, उन पर बहुत सारे फैसले आ चुके हैं, सिर्फ तबादलों पर फैसले आ चुके हैं। तो उससे एक आईनी बहरान भी पैदा होगा। तो काकड़ साहब के लिए जो सवाल है वो ये है कि क्या वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करके जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या वो बोरियां अपने सर पे रखते हैं जो उनके हिस्से की नहीं है। चलें जी, दीगर पैनलिस्ट से मुकाबले में ज़ैगम साहब ने ज़रा मुख्तलिफ राय दी है। वो कहते हैं कि अगर इलेक्शन में ताख़ीर हुई तो उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ इस सिलेक्शन से होगा और फिर उसके लिए सियासतदानों को पछताना पड़ेगा। एक और ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेकर वापस आएंगे तो बात 76 साल क्या खोया क्या पाया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। 6 माह से ज़्यादा ना चलने की पेशगोई, आज पाकिस्तान 76वां यौम आज़ादी मना रहा है।
बीजेपी के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का 1999 में मीनार पाकिस्तान जाकर एतराफ, पाकिस्तान अपनी मोहर पर कायम। 75 सालों में बहुत कुछ खोया, माशी कशकोल ना टूटा, बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, तालीम, सेहत की खराब हालत, इदारों के मसाइल वगैरह, मगर पाया भी। आज पाकिस्तानी शहरियों के हालात 47 से बेहतर, खानदगी में इजाफा, मोटरवेज, दूर अफ्तादा इलाकों तक बिजली, एटमी तवानाई, दुनिया के कई ममालिक रूस, चीन, मशरक़ वस्ता, ईरान वगैरह के मुकाबले में आज़ाद मीडिया, खेल के मैदानों में कई बार फतह याब हुए और यूथ बल्ज। आपके नज़दीक 75 साल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी नाकामी क्या है? कुछ अपना एनालिसिस करते हैं और मेरे पैनल भी इसी पर जवाब देगा। हसन साहब, 75 साल, सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी नाकामी आपकी नज़र में? सिर्फ 2 लाइनें हैं। मशरकी पाकिस्तान खोया, मगरबी पाकिस्तान रखा या पाया। दूसरा, 14 अगस्त को 1 रुपए का कर्जा ना था 1947, आज सवाए कर्जे के है ही नहीं, और यही हमारी पहचान है और सुर्खियां लग चुकी हैं बरादर मुल्क के अखबार में, पाकिस्तान फंसे। अबसार साहब, बस ये सवाल अगर आप मुझसे एज तजज़ियाकार पूछ रही हैं, CEO किसी फर्म का, कंपनी का, कॉरपोरेशन का? सर मैं आपसे एक पाकिस्तानी की हैसियत से पूछ रही हूँ। मैं एक आपको सच्चे पाकिस्तानी के दिल की बात बता रहा हूँ कि हमने मुसलसल खोया है 75 सालों में, और आपके मुंह से निकल गया था बात करते हो कि 75 सालों में बहुत कुछ खाया। हमने सिर्फ खाया है इस मुल्क को, और अगर हम शुरू से आज तक देखें, जितने मुल्कों की आपने जितनी बातों की मिसाल दी है आपने, बिल्कुल नहीं ये यहाँ पे फिट आती, क्योंकि हमारा इन ममालिक से मुकाबला नहीं था। हम बहुत आगे हो सकते थे, लेकिन हम नहीं, हम फेल हो चुके हैं। हमें इस पे गौर करना चाहिए, क्यों और क्यों हम नहीं सीखते अपनी गलतियों से, और क्यों हम आगे नहीं बढ़ना चाहते जहाँ पे दूसरी दुनिया इस वक्त पहुँच चुकी है। ठीक है, एक अच्छा सवाल है, क्यों नहीं सीखते? खोया है, हमने सिर्फ खोया है। ठीक है, और पाया अगर है तो बहुत ही आपको शौक है पाने का, तो हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से। उस पर भी सोचें कि क्यों। शहजाद साहब प्लीज। मैं समझता हूँ पाया ही पाया है जी। 1947 का जो पाकिस्तान था, 14 अगस्त का, अगर हम उस वक्त होते, जिंदा होते, या इस होश में होते कि हम वो हालात देखते। अब पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, आप देखते हैं। जब पाकिस्तान 10 साल का था तो मेरी उम्र 5 साल थी, तो उसके बाद से मैं पाकिस्तान को जानता हूं। ये जो सफर है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के हर शहरी, हर घर का, हर फर्द का, वो आज अपने आप को 1947 या 1957 से कंपेयर करता है तो बहुत बेहतर हालत में पाता है। आपका दूसरा हिस्सा जो सवाल का है कि क्या खोया, क्या पाकिस्तान खोया, ये कि पाकिस्तान इससे बहुत बेहतर कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जहां आज खड़ा है, बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामरानी है। इंशाअल्लाह इससे भी मजबूत होगा। ये वक्त की बात है, कौमें ऊपर नीचे जाती हैं, इससे निकल के हमारे लिए रास्ते और खुलेंगे। मुझे बहुत उम्मीद है। ग्लास हाफ फुल इज व्हाट आई सी। इट कुड हैव बीन फुल, लिव मोर फुल, बट हाफ फुल इज एज गुड। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगती है वो पाकिस्तानी अवाम की जमहूरी जद्दोजहद है। उनके पाकिस्तान के बारे में ख्वाब हैं, और उस लिहाज से हमारी सबसे बड़ी कामयाबी 1973 का आईन है, जिसने हमें वो समाजी मुआहदा दिया जिसने पाकिस्तान को इकट्ठे रखा हुआ है। सबसे बड़ी नाकामी पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान के अवाम को समाजी तरक्की न देना है, पाकिस्तान के आधे अवाम को खांदा रखना है, पाकिस्तान के अवाम को सेहत ना देना है। ठीक है जी, पाकिस्तानियों के ख्वाब और उनकी मोहब्बतों की बात की मोहम्मद नदीम कासमी की इन चंद लाइनों के साथ इख्तिताम करते हैं। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। खुदा ना करे कभी हम सरे वक़ारे वतन और इसके हुस्न को तशवीश माहुसाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। एक बार फिर से जश्न आज़ादी मुबारक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।